हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो अभी जो 10th शेड्यूल है अपना, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो 10th शेड्यूल के एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है यूपीएससी में, क्योंकि अभी करंट में जैसे आम आदमी पार्टी के 2/3 मेंबर जो हैं वो बीजेपी में चले गए हैं। तो ये अंडर अवर 10th शेड्यूल ये लीगल है कि नहीं, इसी को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। और बाकी डिटेल में ये भी देखेंगे कि 10th शेड्यूल कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। तो 10 शेड्यूल पे डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ में उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देता हूँ कि 1960s और 70s के टाइम में एक बहुत फेमस फ्रेज़ हुआ करता था, आया राम गया राम। ये बेसिकली पॉलिटिशियंस के लिए यूज़ होता था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि 67 से लेकर 71 के बीच में जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, राज्यसभा और लोकसभा के, उसमें ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो अपनी पार्टी से रिज़ाइन करके किसी दूसरे पार्टी में फ्रीक्वेंटली ज्वाइन कर रहे थे। इसका असर ये हो रहा था कि जो हमारा डेवलपमेंट का काम था वो स्टॉल हो जा रहा था, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनकी गवर्नमेंट काफ़ी फ्रीक्वेंटली कोलैप्स कर रही थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक च्यवन कमेटी बनाई गई 1968 में। इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो भी लेजिस्लेटर है फ्रीक्वेंटली पार्टी चेंज कर रहे हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये वहीं से आया था, ताकि गवर्नमेंट को सेव किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो डेवलपमेंट वर्क पे। तो उसी का जेनेसिस रहा 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड हुआ। जैसा कि आपको पता है, इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 शेड्यूल थे। 9वां जो था वो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट से आया। 10th जो है ये आपका 52nd अमेंडमेंट से आया। बाकी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी आपको पता है 73rd और 74th अमेंडमेंट से आया। तो अब ये 10 शेड्यूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 ग्राउंड हैं जिसके बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है किसी भी मेंबर का। पहला है वॉलंटरी रेजिग्नेशन, दूसरा है डिफाई द विप, तीसरा है इंडिपेंडेंट मेंबर और चौथा नॉमिनेटेड मेंबर। पहले केस में क्या है कि सपोज करो आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेके इलेक्शन लड़ी और उसके बाद आप उस पार्टी को रिज़ाइन करके किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हो, तो उस केस में आपकी मेंबरशिप जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। दूसरा डिफाइंग द विप। अब ये विप वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल में आप ये समझ लो शॉर्ट में कि जैसे पार्टी का कोई भी सजेशन होता है या गाइडलाइंस होता है, उसको अगर मेंबर जो हैं मानते नहीं हैं, पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो उसको डिफाइंग ऑफ विप बोलते हैं। उस कंडीशन में भी मेंबर को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है पार्टी से। तीसरा जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें क्या होता है कि सपोज करो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, आपको किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिला, आपने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा और आप इलेक्ट भी हो गए। उसके बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो, तो उस केस में भी आपकी मेंबरशिप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। चौथा नॉमिनेटेड मेंबर। जैसा कि आपको पता है डिफरेंट फील्ड से लोगों को नॉमिनेट किया जाता है पॉलिटिक्स में, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। ये राज्यसभा में होता है और अपना स्टेट असेंबली के अपर हाउस में होता है, जो MLCs होते हैं वहाँ पे गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा के केस में प्रेसिडेंट हमारे करते हैं। तो वो मेंबर्स जब ज्वाइन करते हैं तो उनको 6 मंथ के अंदर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 मंथ के बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर 10 शेड्यूल। अब इसमें 10 शेड्यूल में कुछ एग्जाम्शन भी थे। उसमें यह था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सपोज करो 100 मेंबर्स हैं, तो अगर उसमें से 33 मेंबर्स ये डिसाइड करें कि हमें सपोज करो A पार्टी के साथ जाना है और करंट में वो B पार्टी के मेंबर हैं, तो उस केस में जो 33 मेंबर्स हैं ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इसको अंडर मर्जर क्लॉ मान लिया जाएगा कि अब ये B पार्टी से A पार्टी के मेंबर हो गए हैं। और इसमें जो भी ये सब है पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, वो मेंबर डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं होंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे किसी भी हाउस के, लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, वही डिसाइड करेंगे कि जो लेजिस्लेटर है वो डिस्क्वालीफाई है कि नहीं, और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अब जो 52nd अमेंडमेंट था अपना, इसमें कुछ सेटबैक थे, तो उन सेटबैक को हटाने के लिए हमारा 91st अमेंडमेंट आया, जो इसी का एक कंटिन्यूटी में पार्ट था। तो इसमें क्या किया गया कि जो 1/3 वाला कंडीशन था उसको इंक्रीज़ करके 2/3 कर दिया गया। इसके पीछे का रीज़न क्या था कि 1/3 मेंबर जो डिफेक्ट कर रहे थे अपने पार्टी से और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे थे, उसके बेसिस पे लार्ज स्केल में लोग माइग्रेट कर रहे थे एक पार्टी से दूसरे पार्टी पे, और इससे जो 10 शेड्यूल को लाने का मेन पर्पस था वो डिफीट हो जा रहा था। तो इसको और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना दिया गया कि पार्टीज़ के मेंबर डिफेक्ट ना कर पाए। अब यहाँ तक की तो स्टोरी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेजर चेंज आता है तो हमारी जो कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो उस लॉ को चेक करती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म करके, जो कि मिनिमम 5 जजेस का होता है, और वो
लॉ की लीगैलिटी को चेक करती है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो लीगल है कि नहीं, जस्टिफाइड है कि नहीं। तो उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने जजमेंट अटैच किया हुआ है। जैसे कि होतो होलान जो केस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है और यूपीएससी में बार बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। इसने जो है 10th शेड्यूल की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया कि ये जो 10th शेड्यूल ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लीगल है कि नहीं। फिर इसमें एक कॉन्ट्रोवर्शियल पैराग्राफ 7 था जो कि कोर्ट को डिबार कर रहा था इससे रिलेटेड इलेक्शन का जो डिस्प्यूट है उसको रिव्यू करने से। तो ये अगर आप देखो तो 1973 का जो जजमेंट था उसके बाद ही आया था और उसमें कोर्ट ने क्लियर कट डिमार्केट किया था कि 1973 के बाद जितने भी ऐसे लॉ आएंगे वो जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर में आएंगे और जो भी पार्ट जुडिशरी चाहेगी वो रिव्यू कर सकती है। तो जुडिशरी ने अपना आर्टिकल 13 जो है यहाँ पे रिस्टोर किया। जुडिशरी का उसमें ये जजमेंट था कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो एज ए स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल काम करेंगे। उनका डिसीजन जो है अगर लगेगा न्यूट्रल नहीं है या मैलाफाइड है तो उस केस में जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है और फाइनल डिसीजन जो है वो प्रोनाउंस कर सकती है। बट इनिशियली जो है आपकी कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। अब जो दूसरा जजमेंट है रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इसमें क्या था, इसमें ये डिफाइन किया हुआ था कि कभी कभी मेंबर्स जो हैं अपना ऑफिशियली रेजिग्नेशन नहीं देते हैं पार्टी को, बट उनके अगर कंडक्ट को ऑब्जर्व किया जाए तो उससे इन्फर किया जा सकता है कि वो जो है अपने पार्टी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो वो लाइबल है डिफेक्शन के लिए। यहाँ पे जैसे कैंपेनिंग अगेंस्ट राइवल पार्टी जो दिया हुआ है। फिर इसी से रिलेटेड एक और जजमेंट है मेघचंद सिंह वर्सेस स्पीकर मणिपुर 2022 केस। तो इसमें क्या है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वही एज अ जज डिसाइड करते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो डिस्क्वालीफाई है कि नहीं है। तो इसको एज अ वेपन प्रिसाइडिंग ऑफिसर यूज़ कर रहे थे और अपने जजमेंट पे इंडेफिनिट डिले कर रहे थे, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ में लिम्बो वाली कंडीशन हो जा रही थी। तो उसी को ओवरकम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी कि स्पीकर या चेयरमैन जो भी हो उनको विदिन 3 मंथ ये डिसाइड करना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस। और साथ ही साथ पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी कि एक इंडिपेंडेंट परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाए जिसको कि हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, और स्पीकर को या फिर चेयरमैन को इस पार्ट से अलग किया जाए क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है। स्पीकर या चेयरमैन को जनरली जो पार्टी पावर में होती है वही चूज़ करती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया था। अब सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र का क्या जजमेंट था, तो इसमें बेसिकली कोर्ट ने फंडामेंटल डिफरेंस समझाया था लेजिस्लेटिव पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, और फिर ये बताया था कि जो विप की पावर है या लीडर ऑफ हाउस है उसको पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करती है, ना कि लेजिस्लेचर पार्टी। और इस केस में कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो रिबल फ्रैक्शन होते हैं वो इस चीज़ को लेजिटिमाइज नहीं कर सकते डिफेक्शन को, क्योंकि वो मेजॉरिटी होल्ड कर रहे हैं। तो ये केस इस चीज़ से डील करता है। अब ये गिरीश वर्सेस स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यही जो है अभी के टाइम में क्लियर कट डिफाइन नहीं है और इसी लूप होल का यूज़ करके बार बार पॉलिटिकल पार्टी जो है एमपीज़ और एमएलए को बाय कर रही हैं या फिर मर्ज करा ले रही हैं अपनी पार्टी में, जिसको कि बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या था कि जो पैराग्राफ 4 था आपका डिफेक्शन का, पैराग्राफ 4 सब क्लॉज 2, उसमें यह था कि अगर 2/3 एमएलए डिक्लेयर करते हैं मर्जर विदाउट द एक्चुअल ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जिंग एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ये डिफाइन नहीं था। तो इसी लूप होल का यूज़ करके बार बार जो रिबेल ग्रुप हैं वो मेजॉरिटी फॉर्म कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि जो बेसिक पर्पस था 10 शेड्यूल लाने का, उसे वापस से एक रीलुक करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो मास डिफेक्शन वाला प्रॉब्लम है वो अभी भी चल रहा है और अब बल्कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स पार्टी से निकल जा रहे हैं तो पार्टी की आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है, जो कि अपने डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अब टाइम पे इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन आए और फ्लॉज पे चर्चा हुई, उसको देख लेते हैं। अब स्पीकर का पार्टीशनशिप, ये सबसे बड़ा रीज़न है 10 शेड्यूल के फेल होने का, क्योंकि स्पीकर जनरली जो है रूलिंग पार्टी से आते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है और स्पीकर कभी भी इम्पार्शियल नहीं डिसीजन दे पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर दूसरा है कि जो रिजिड क्लॉज है पार्टी विप का, उसमें ये होता है कि एक जो लेजिस्लेचर होता है वो अपना ओपिनियन ना देके पार्टी के हिसाब से वोटिंग करता है या स्पीच देता है, जो कि वीक करता है ये डेमोक्रेसी को। वो ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाता है पार्टी के हाई कमांड को। तो ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिनेश गोस्वामी कमेटी एंड ECI स्टैंड। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बार बार ये बात बोली है कि जो डिफेक्शन का केस है उसमें प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे जब वो MPs का केस होगा, और कंसर्न गवर्नर डिसाइड करेंगे जब MLA या MLC का केस होगा।
विद द एड और एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो कि बाइंडिंग होगा उन पे। तो इससे क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये डिफेक्शन वाला ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। तो अब अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है इसमें टोटल 10 मेंबर्स थे राज्यसभा के। अभी इसमें से 7 मेंबर्स जो हैं वो बीजेपी में चले गए हैं। तो क्या ये अंडर डिफेक्शन लॉ करेक्ट है कि नहीं? तो इसमें जो 91st अमेंडमेंट था 2003 का, उसमें था कि 2/3 अगर मर्ज कर जाए पार्टी ए से पार्टी बी में तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो सेम केस हुआ है आम आदमी पार्टी के केस में। अगर 7 की जगह 6 मेंबर्स बीजेपी ज्वाइन करते तो फिर उनकी जो मेंबरशिप है वो वॉइड हो जाती। तो इसलिए जो 7 मेंबर्स का ज्वाइन करना बीजेपी है वो इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, और ये डिफेक्शन जो अपना डिफेक्शन लॉ है न्यूज़ में है। तो आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट और 10 शेड्यूल अपना जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड।